हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं यूनिट 8 जो आपका करंट अफेयर है उसके एमसीक्यूज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे हमेशा की तरह, साथ ही साथ हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें याद भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? विद रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये क्वेश्चन आपको आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा है, यूपीएससी लेवल का मैंने क्वेश्चन बना दिया है, आराम से पढ़ना है, आपको चीजें पता है इसके बारे में। ये आपके करंट का क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे आईयूसीएन की जो रेड सूची होती है उसके अनुसार ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त, जिसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के भी इलाके से रिलेटेड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्यावरण वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा करंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपकी जो आईयूसीएन रेड लिस्ट है उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पक्षी है वो किस में आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। ऐसे देखा जाए तो बाहर ओपन में लगभग 150 आपके जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं वो मतलब अभी अवेलेबल हैं, सिर्फ 150। तो इसलिए बहुत गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट। ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो ये भारत के लिए स्थानिक है, इट इज एंडेमिक टू इंडिया। ये आपको एक ऑप्शन रखना है। एक हो गया आपका घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके संरक्षण हेतु बनाया गया है। घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश हैज बीन क्रिएटेड फॉर इट्स कंजर्वेशन। आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। ठीक है, आराम से पढ़िए फिर बताइए। तो पहला मैंने आपको बता ही दिया, बिल्कुल सही है। घाटी गांव जो है आपका कहाँ पे मिलेगा? ग्वालियर में। तो घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है घाटी गांव कहाँ पे है? ग्वालियर में। किसके लिए बनाई गई थी? तो ये बनाई गई है आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि जो आपकी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी कहाँ पे? शिवपुरी में, वो अब डी नोटिफाई कर दी गई है। डी नोटिफाई क्यों? क्योंकि आपके ये पक्षी मिलते ही नहीं है वहां पे। ठीक है, तो ये डी नोटिफाई कर दी गई है। अभी आपकी घाटी गांव है, किससे रिलेटेड है? आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण से रिलेटेड है। वैसे ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाले इलाके में भी मिलेगा। इसके अलावा ये एंडेमिक नहीं है इंडिया का, ये ऑप्शन आपका गलत है, पाकिस्तान वाले इलाके में भी मिलता है। तो यहाँ पे आपका 1 और 3 जो है ये सही हो गया, 1 और 3 सही है। दूसरा गलत है, भारत बस में नहीं पाया जाता, ये आपके पाकिस्तान वाले इलाके में भी पाया जाता है। तो एंडेमिक नहीं है, स्थानिक नहीं है भारत के लिए। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन मेरे अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगता है, मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर जरूर करिए, लाइक तो बिल्कुल कर ही दिया करिए बिना सोचे समझे। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखिएगा। ये हमारा क्या है? ग्रेट इंडियन। हमारे यहाँ के जो ग्रेट इंडियन है, ग्रेट इंडियन वो क्या होते जा रहे हैं? संकटग्रस्त हैं, गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। जो ग्रेट इंडियन है मतलब अच्छे जो भारतीय हैं वो संकटग्रस्त हैं, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ग्वालियर में घाटी गांव, उनको घाटी में रखा गया है, ग्वालियर वाले इलाके में संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन आजकल बहुत कम मिलते हैं। उसके अलावा हाल ही में किस संस्था ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा की स्थापना की है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड द डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी डिजिटा एज अ न्यू टूल टू कॉम्बैट साइबर क्राइम? साइबर क्राइम के लिए एक नया टूल लॉन्च किया है, किसने किया है ये आपको बताना है। ये हो गया आपका एसबीआई या फिर आरबीआई या फिर हो गया आपका सेबी या फिर वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे आपको बताना है फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन सा है इसमें से जिसने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी बनाई है एक, किसके लिए? साइबर क्राइम के लिए। याद रखिएगा ये बनाई है आरबीआई ने। आरबीआई, आपका जो आरबीआई है, आरबीआई ने लॉन्च किया है ये एजेंसी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? डिजिटल इंडिया को बढ़ावा तो दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कितनी ज्यादा साइबर क्राइम्स के अपराध जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग टेक्निक के माध्यम से। तो साइबर क्राइम को, क्योंकि हमें क्या करना है? ट्रस्ट डेवलप करना है अपने डिजिटल इंडिया पे, तो आरबीआई ने ट्रस्ट बनाने के लिए, आपको रिलेट कैसे करना है? आरबीआई ने
आरबीआई ने ट्रस्ट बनाने के लिए, साइबर डिजिटल इंडिया में ट्रस्ट बनाने के लिए एक एजेंसी बनाई है जिससे साइबर क्राइम कम किया जा सके। ठीक है, एक तो आपका साइबर क्राइम हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, और आजकल के वैसे भी लोग मतलब 10,000 की सैलरी में भी फिर वो 5,000 EMI जारी होती है, क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जो पता लगाना है, सोर्स क्या है, हैंडल करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए हमने एक एजेंसी बनाई है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है, ट्रस्ट बनाने के लिए आपको रिलेट करना है ट्रस्ट वर्ड से, हमें ट्रस्ट क्रिएट करना है किस पे, अपने डिजिटल इंडिया पे। कौन करवा रहा है, हमारा आरबीआई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका, हाल ही में किस शहर ने सशस्त्र बलों द्वारा देश के पहले, भारत के पहले त्रिसेवा, देश के पहले ये ठीक है, भारत के पहले सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस शहर को सशस्त्र बलों द्वारा भारत के पहले त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। रिसेंटली विच सिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस एज द कंट्रीज फर्स्ट इंडियाज ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन, मतलब तीनों जो सर्विसेज हैं उनका एक कमांड स्टेशन बनाने के लिए कौन सा जो आपका शहर है वो चूज किया गया है। नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज। याद रखिएगा ये है आपका मुंबई। मुंबई जो है, वैसे भी मुंबई आपका क्या है, बहुत अच्छा शहर है। ठीक है, सबको पसंद है मुंबई, तो मुंबई हमारे जो आपके आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने भी अपने लिए मुंबई ही चूज किया है कि हम ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस जो बनाएंगे, इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड स्टेशन, मतलब तीनों सर्विस, चाहे आपकी वो आर्मी हो, चाहे वो आपकी नेवी हो, और चाहे वो आपकी एयरफोर्स हो, तीनों को एक साथ, मतलब यहाँ पे डिफेंस कमांड स्टेशन हम बना रहे हैं जिससे ज्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। कभी भी जैसे वॉर की सिचुएशन में, या मान लीजिए कोई इंटरनल कन्फ्लिक्ट वगैरह हो गया, हर सिचुएशन में इन तीनों के बीच आपस कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखने के लिए ये हमने इस्टेब्लिश किया है। कहाँ पे, किस शहर में, मुंबई में। ठीक है, इसके अलावा बड़े बड़े जितनी भी कंट्रीज हैं, चाहे आप यूएसए की बात करें, चाहे आप चाइना की बात करें, तो वहाँ ऑलरेडी ऐसा कुछ आपका ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन इस्टेब्लिश है अच्छे से मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी जितने भी वॉर हुए उसमें कहीं ना कहीं गलती ये भी हमेशा पाई गई कि हमारे जो तीनों सर्विसेज हैं वो अलग अलग अपना काम कर रहे होते हैं, एक साथ कोऑपरेशन अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने एस्टेब्लिश किया है इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड डिफेंस स्टेशन मुंबई में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने एयर ब्रीदिंग मैग्नीशियम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड मैग्नीशियम CuCeO ईंधन सेल विकसित किया है। रिसेंटली विच स्टेट डेवलप्ड अ एयर ब्रीदिंग मैग्नीशियम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड फ्यूल सेल। याद रखिएगा ये हमने फ्यूल सेल बनाया है, तो केरल राज्य ने बनाया है। ठीक है, केरल राज्य में ये बनाया गया है। अभी हम क्या यूज करते हैं, हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं जो कि क्या है, काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो अब ये फ्यूल सेल के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इको फ्रेंडली, ये जो हमारा ऑप्शन है मैग्नीशियम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड, काफी इको फ्रेंडली फ्यूल सेल इससे बनाया जा सकता है। तो आने वाले टाइम पे फ्यूचर में काफी ज्यादा स्कोप है इसके लिए। किसने बनाया है, केरल राज्य में बनाया गया है। इसके अलावा इसका जो बाय प्रोडक्ट है, मतलब ये इतना ज्यादा इको फ्रेंडली है कि बाय प्रोडक्ट के रूप में आपका सिर्फ वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नुकसानदायक नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा है एनवायरमेंट के लिए। मैग्नीशियम कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, आपका ये फ्यूल सेल केरल में बनाया गया है। आने वाले टाइम पे लिथियम आयन बैटरी से ज्यादा अच्छा काम करने की संभावना भी है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मतलब भारत आगे चल रहा है काफी ज्यादा। प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट हाल ही में किस गैर लाभकारी संगठन द्वारा जारी की गई? प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? किस एनजीओ ने निकाली है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट? तो याद रखिएगा ये किसने निकाली है, अर्थ एक्शन ने। ठीक है, आपका अर्थ एक्शन जो है एक एनजीओ है। अर्थ एक्शन क्या है, एनजीओ है, अर्थ के एक्शन के लिए काम करता है। तो अर्थ में अभी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्या चल रही है, प्लास्टिक की। आपको भी पता है प्लास्टिक प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि मतलब ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में आया है कि आने वाले टाइम पे समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक कचड़ा होगा आपका, इतना ज्यादा नुकसानदायक है। उसके अलावा
माइक्रोप्लास्टिक जो है वो बॉडी में पहुंचता जा रहा है, धीरे धीरे फूड चेन में आता जा रहा है। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारी हमें हेल्थ इश्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज्यादा इकट्ठा होता जा रहा है। अलग अलग अगर ऑर्गन्स में होता गया तो सीधी बात है दिक्कत आएगी। तो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक की आजकल प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए अर्थ एक्शन एनजीओ ने एक प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट निकाली थी 2024 में। ठीक है, याद रखिएगा, करंट में वो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अर्थ एक्शन, अर्थ के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, प्लास्टिक से बचाने के लिए अर्थ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो सबसे बड़ा है विश्व का, उसके अलावा क्या है? हाइब्रिड है, ये भी याद रखिएगा। तो हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, कहाँ एस्टैब्लिश होगा? याद रखिएगा, ये होगा आपके गुजरात में कच्छ वाले इलाके में। ठीक है, तो यहाँ पे गुजरात में कच्छ वाले इलाके में एस्टैब्लिश किया जा रहा है और काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब लाख करोड़ जो रुपए हैं इसमें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड है, अलग अलग चरणों में बनाया जाएगा। लगभग आपके 30 गीगावाट का ये प्रोजेक्ट रहेगा, सिंगल प्रोजेक्ट है ना, 30 गीगावाट का हाइब्रिड नवीकरणीय प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा है, हाइब्रिड है, और कहाँ पे लग रहा है? कच्छ, गुजरात वाले इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और वैसे भी आपको ये पता है कि गुजरात वाले इलाके में अगर हम रूफ टॉप सोलर, मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, अगर हम रूफ टॉप जो आपका सोलर एनर्जी, सोलर या सोलर प्लांट जो है, इंस्टॉलेशन की बात करें, इंस्टॉलेशन, तो इसमें भी आपका गुजरात ही टॉप पे चल रहा है ना। रूफ टॉप जो आपका इंस्टॉलेशन है सोलर प्लांट का, सोलर एनर्जी का, उसमें भी गुजरात टॉप पे चल रहा है। तो गुजरात हमारा रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो इससे भी आपको रिलेट करना है। हाइब्रिड वाला भी काम करेगा तो कौन करेगा? आपका गुजरात ही करेगा। ठीक है, फिर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? Who has been selected as India's flag bearer for Paris Olympic 2024? अब स्टार्ट होने वाला है आपका पेरिस ओलंपिक, उसमें हमने चूज कर लिया है कि फ्लैग बेयरर कौन रहेगा। याद रखिएगा, ये MPPSC ये शायद पूछा गया था 2019 के पेपर में, इससे रिलेटेड कि कौन ध्वजवाहक था उस वाले ओलंपिक में, जो भी 2019 के पहले वाला था आपका। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इसलिए क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने किसे चूज कर लिया है? याद रखिएगा, ये है हमारे अचंत शरद कमल। ये जो आपके शरद कमल जी हैं, शरद कमल, कमल से भी आप याद रख सकते हैं, जो हमारे कमल जी हैं ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, TT से रिलेटेड है। इसके अलावा इनको पद्मश्री और उसके अलावा अर्जुन अवार्ड और आपका जो खेल रत्न अवार्ड है, ये सारी चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, टेबल टेनिस से ये रिलेटेड है हमारे कमल जी। ठीक है, तो कमल जी लेकर जाएंगे हमारे जो ध्वजवाहक हैं, ध्वजवाहक के साथ साथ कमल भी लेकर जाएंगे जब हम पेरिस ओलंपिक में जाएंगे। ठीक है, तो शरद कमल जी का नाम याद रखना है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है और ये ध्वजवाहक हैं 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से। ठीक है, कमल इमेजिन करके चलना है, जब हम पेरिस ओलंपिक में जाएंगे कमल लेके जाएंगे बहुत सारे। फिर डेनमार्क का नया राजा किसे बनाया गया? Who was made the new king of Denmark? अभी डेनमार्क के नए नए राजा बने हैं, आपके यूनाइटेड किंगडम के भी नए नए राजा बने थे, तो उनका थोड़ा टाइम हो गया। डेनमार्क के और अभी ताजे ताजे बने हैं, तो याद रखिएगा कौन है ये है आपके फ्रेडरिक दशम। ठीक है, 10 नंबर वाले हैं फ्रेडरिक जो हैं अभी राजा बनाए गए हैं। इसके पहले हमारी कौन थी? मार्गरेट द्वितीय थी, और 900 सालों के इतिहास में ये पहली आपकी फर्स्ट मान लीजिए क्वीन है या रानी है या राजा है, मतलब जो भी शासन में बैठा हुआ था, वो अपने पद से रिजाइन करने वाला, पद से मतलब यहाँ पे रिजाइन करने वाला, खुद रिजाइन करने वाला, मतलब अपने मन से रिजाइन करने वाला पहला शासक है या शासिका है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वीन या आपका किंग है, पहला है 900 सालों के इतिहास में जिसने खुद से पद त्याग किया है, मतलब अपनी गद्दी छोड़ी है। तो उसके बाद जो हमारे मार्गरेट थे, मार्गरेट काफी मतलब ग्रेट है, मार्गरेट से आपको क्या करना है? मार्गरेट से आपको करना है ग्रेट, ये बहुत ही ग्रेट थी रानी, इन्होंने पद त्याग कर दिया। और फिर फ्रेडरिक दशम ये बनते हैं आपके नए राजा, कहाँ के? डेनमार्क के। ठीक है, डेनमार्क, मार्क, फ्रेडरिक अपना जो है वो मार्क छोड़कर जाएंगे इस दुनिया में,
फ्रेडरिक, फ्रेडरिक अपना मार्ग छोड़कर जाएंगे इस दुनिया में, तो डेनमार्क के राजा हैं फ्रेडरिक दशम, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब दशम जैसे प्रथम द्वितीय ऐड होता है ना, ऐसे ही उनका दशम नंबर है ये, ठीक है। कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं। डेनमार्क अपना मार्ग छोड़ के जाएंगे, कौन? हमारे फ्रेडरिक, ठीक है। उसके अलावा इसके पहले रानी कौन सी थी? तो थी मार्गरेट, बहुत ग्रेट थी मार्गरेट द्वितीय, जिन्होंने अपना पद त्याग दिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की किस पहल द्वारा भारत में 1 लाख डेवलपर्स को नवीनतम AI प्रौद्योगिकी और उपकरणों में कौशल प्रदान किया जाएगा? विच माइक्रोसॉफ्ट इनिशिएटिव विल स्किल 1 लाख डेवलपर्स इन इंडिया इन लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी क्या किया है, इंडिया के डेवलपर्स के लिए अपना एक क्या यहाँ पे एक ऐसा मानिए पहल स्टार्ट करी है, एक योजना टाइप की स्टार्ट की है, जिसमें 1 लाख डेवलपर्स को नई AI टेक्नोलॉजीज और टूल्स के बारे में क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्किल दी जाएगी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा स्किल यहाँ पे। तो कौन सी यहाँ पे पहल है? AI कर्मा, सक्षम, योग, ओडिसी। याद रखिएगा, ये मैंने ऑप्शन ऐसे रखे हैं कि अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो कंफ्यूज जरूर हो जाएं, जैसे कर्मा हो गया, सक्षम हो गया, योग्य हो गया। ये है आपका AI ओडिसी, ठीक है, ओडिसी है, मतलब लगेगा नहीं कहीं से कि ये ओडिसी होगा, लेकिन ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे ओडिसी। तो AI ओडिसी मतलब ओडिसी जो है आपका, ओडिसी माइक्रोसॉफ्ट ओडिसी पहल, AI ओडिसी पहल के अंतर्गत क्या कर रहा है, 1 लाख डेवलपर्स, इंडिया के डेवलपर्स को स्किल प्रोवाइड कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजीज में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ओडिसी हमारे उड़ीसा से रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उड़ीसा से रिलेटेड है। AI क्या कर रहा है, टूल्स वगैरह के बारे में स्किल दे रहा है इंडियंस को, ठीक है। तो याद रखिएगा, उड़ीसा से रिलेटेड है माइक्रोसॉफ्ट का स्किल जो प्रोग्राम है AI से रिलेटेड। इसके अलावा एप्लीकेशन के बारे में देख लीजिए, एप्लीकेशन ब्राह्मी एकेडमी एप्लीकेशन में आपको प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिल जाएंगी। मेंस में हम पेपर 4 पार्ट A पार्ट B दोनों लेकर चल रहे हैं। उसके अलावा अगर प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में हमने एक क्रैश कोर्स और एक आपका डिटेल कोर्स लॉन्च किया है, दोनों में बहुत अच्छे तरीके से मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे 6261759209 इस नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज जो भी चाहे करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम आप ब्राह्मी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह के लिए। फिर हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वें शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित? आंदोलन 19वें शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। Where was the 19th summit of the non-aligned movement 2024 held? जो आपका नाम है नॉन अलाइन मूवमेंट है ना, तो ये अभी 2024 में कहाँ इसका समिट हुआ था, 19th समिट, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 19वां शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? स्विट्जरलैंड, युगांडा, केन्या, इंडोनेशिया। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, ये है आपके युगांडा में। युगांडा में तो ये जो आपका नाम है गुट निरपेक्ष, तो यहाँ पे गुट बना के कौन बैठा हुआ है, आप चाहे तो निरपेक्ष याद करें चाहे नहीं करें, गुट कौन बना के बैठा हुआ है, ये बना के बैठा हुआ है गेंडा, ठीक है। युगांडा का आप गेंडा कर सकते हैं, तो गेंडा जो है गुट बना के बैठा हुआ था 2024 में, ठीक है। तो 2024 में गेंडो ने अपना अपना गुट बना के रखा था। युगांडा कंपाला में हुआ था इसका समिट, ठीक है, नाम समिट 2024। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है कि कौन सा समिट कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आपका हुआ था कहाँ पे? युगांडा में। एक तो मतलब आपके अफ्रीकन कंट्री है, गेंडा गुट बना के बैठे हुए थे इस बार 2024 में, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI कंपनी द्वारा AI सुपर कंप्यूटर विकसित किया जा रहा है जिसका नाम है, नेम ऑफ द AI सुपर कंप्यूटर बीइंग डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन AI कंपनी। तो नाम क्या है? ये ओपन AI वही वाली है आपकी चैट GPT, पूछा गया था लास्ट टाइम 2023 में क्वेश्चन, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI ये दोनों मिलकर एक AI सुपर कंप्यूटर बना रहे हैं, सुपर कंप्यूटर। अब ये AI सुपर कंप्यूटर मतलब यहाँ 100 गुना अभी जितना है उससे 100 गुना ज्यादा तेज होगा और लगभग इसमें $100 बिलियन मतलब बहुत ही ज्यादा इसमें खर्चा करने का प्लान है। $100 बिलियन खर्चा करने का प्लान है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI साथ में मिलकर कर रहे हैं AI सुपर कंप्यूटर का निर्माण। याद रखिएगा इसका आपका नाम है स्टार गेट,
ठीक है, स्टार गेट। याद कैसे करेंगे, हमने एक स्टार को लगा रखा है गेट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्या है हमारा, ये प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हमने एक स्टार को गेट में लगा रखा है कि यहां से अंदर कोई नहीं जाने पाएगा। ठीक है, तो एक स्टार लगा हुआ है, एक आप गेट इमेजिन कर सकते हैं, उसके बाहर हमने एक स्टार को खड़ा कर रखा है, एक बड़ा सुपर स्टार है उसको खड़ा कर रखा है कि आपको अंदर किसी को जाने नहीं देना, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है $100 बिलियन का, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई का एआई सुपर कंप्यूटर डेवलप करने के लिए। ठीक है, 2028 तक बनेगा, अलग अलग फेजेस में बनेगा। तो आपको नाम याद रखना है स्टार गेट, स्टार हमने गेट पे ही रोक लिया है। ठीक है, कि अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। फिर निम्नलिखित में से वर्तमान में मालदीव्स के राष्ट्रपति कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? तो मालदीव्स के मोहम्मद मोइजू, पृथ्वीराज सिंह रूपन, महमूद कोयली, नजीम मारन। याद रखिएगा ये आपके हैं मोहम्मद मोइजू। हमारे जो मोइजू जी हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि करंट में आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा कि भारत और मालदीव्स के रिश्तों में थोड़ी खटास आ गई है ना। बहुत सारे एक टाइम पे चल भी रहा था कि मालदीव्स के अलग अलग जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कुछ कुछ बयान दे दिया, फिर मालदीव्स में इंडियन अब घूमने नहीं जाएंगे। मोदी जी ने अपने लक्षद्वीप और जो दमन दीव वगैरह वाला एरिया है उसको प्रमोट करने की बात की कि आप वहां घूमने जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही थी न्यूज में, इसलिए आपको याद रखना है कि जो आपके वर्तमान में मालदीव्स के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है आपके मोहम्मद मोइजू। ठीक है, मोई यहाँ पे हो गया ना, मोए मोए होगा इनका, मतलब यहाँ पे आप वही मोए मोए वाला गाना याद कर सकते हैं कि मोए मोए हो गया। इनको लगा कि हमें सब बहुत भाव देंगे और सब ने इनको क्या कर दिया, मतलब साइड कर दिया कि हम अब जाएंगे नहीं मालदीव्स घूमने। ठीक है, इंडियंस के लिए स्पेशली बहुत अच्छा वो टूरिस्ट प्लेस था। तो सबका क्या हो गया, मोए मोए हो गया जब मोइजू जी ने कुछ बयान दे दिए इंडिया के खिलाफ। और इस टाइम पे इनका चीन की तरफ काफी ज्यादा लगाव है। ठीक है, हमारे जो वहां पे सोल्जर्स वगैरह थे उनको भी हटाने की बात की गई थी मोहम्मद मोइजू द्वारा। तो इनका फिर क्या हो गया, मोए मोए हो गया। तो अभी मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं कौन है? मोए मोए मोइजू जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर राहगिरी आनंद उत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज राहगिरी आनंद उत्सव सेलिब्रेटेड? इस बार 2024 में मनाया गया था काफी अच्छे तरीके से। तो कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली, लखनऊ, उज्जैन, भोपाल। याद रखिएगा ये है उज्जैन का। ठीक है, इसमें आपके स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राहगिरी आनंद उत्सव। आनंद के साथ उत्सव हम कहाँ मना रहे हैं? उज्जैन में। तो उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं। जितने भी राहगीर हैं वो सब आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं। कहाँ पे? हमारे महाकाल भगवान के पास। या फिर आप उज्जैन का जैन भी कर सकते हैं कि जैनी गुरु जहां पे भी रहते हैं वहां पे सब आनंद उत्सव मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, राहगिरी आनंद उत्सव कहाँ मनाया हमने? उज्जैन में। फिर विश्व आर्थिक मंच WEF 24th वार्षिक बैठक 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 24th एनुअल मीटिंग 2024 हेल्ड? अभी हमारे मतलब बहुत सारे मिनिस्टर वगैरह भी गए थे इसमें WEF में। इकोनॉमिक फोरम है, काफी इंपॉर्टेंट है। 2024 में इसकी एनुअल मीटिंग कहाँ हुई थी? याद रखिएगा ये हुई थी दावोस में। कहाँ पे मिलेगा? ये स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, स्विट्जरलैंड, दावोस। तो यहाँ पे दावोस का आप या तो दावा भी कर सकते हैं, है ना, या फिर दावोस का आप मतलब चाहे तो कुछ और भी रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। याद रखिएगा दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में ही है। आपकी WEF इकोनॉमिक, यहाँ पे आर्थिक मंच की बात कर रहे हैं। आर्थिक मंच, इकोनॉमिक मंच जो है आपका आर्थिक मंच, पैसे की बात करने हम कहाँ गए थे? स्विट्जरलैंड में गए थे, वो भी दावे के साथ गए थे, तो दावोस गए थे। ठीक है, ये दावोस का बॉस भी कर सकते हैं, बॉस बन के गए थे भारत वाले, तो रिलेट कर सकते हैं WEF विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, फिर धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? धनु यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? धनु यात्रा आपको मतलब यात्रा या यात्रा आप जो भी कहें, धनु यात्रा जो है कहाँ का सबसे अच्छा उत्सव मनाया जाता है, ये माना जाता है? ये है आपके उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का जैसे आपने रथ यात्रा वगैरह सुना ही है, रथ यात्रा काफी ज्यादा बड़े लेवल पे मनाया जाता है ये। उसके अलावा आपका जैसे कलिंग उत्सव वगैरह हो गया, कलिंग उत्सव। ऐसे ही आपको याद रखना है धनु यात्रा। धनु जो धनु है आपकी, धनु है वो कहाँ जाती है घूमने?
उड़ीसा में जाती है। तो उड़ीसा में जाती है धनु, या धनु की फ्रेंड है, धनु की फ्रेंड कौन है? ईशा। ईशा की फ्रेंड है धनु। धनु यात्रा को रिलेटेड करना है। धनु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपके उड़ीसा में। ठीक है, उत्सव जो है, जो मतलब मेन उत्सव है वो तो आपको पता ही रहते हैं। बिहू कहाँ मनाया जाता है, उसके अलावा मतलब जो मेन है आपके वो कहाँ कहाँ है। जो नए नाम मिलते हैं वो जरूर एक बार आपको देखना है। जैसे कि धनु यात्रा हो गया, धनु यात्रा। अब जैसे रथ, आपको पता है कि रथ उत्सव है, कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा में मनाते हैं। कलिंग, आपको क्योंकि पता है कलिंग उड़ीसा वाले इलाके में है, तो कलिंग भी उड़ीसा में ही मनाएंगे कलिंग उत्सव। धनु यात्रा, ये याद रखिएगा, धनु किसकी फ्रेंड है? ईशा की फ्रेंड है। तो कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। राहगिरी आनंद के साथ उत्सव कहाँ मना रहे थे? वो मना रहे थे आपके उज्जैन में। ठीक है, फिर हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन भाषण और मीडिया को विनियमित करने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू किया है? Which country has recently implemented Online Safety Act 2023 to regulate online speech and media? और आपको भी पता है ये कितना ज्यादा जरूरी है। मतलब इतना ज्यादा लोग ट्रोल करने लग जाते हैं किसी को भी, क्योंकि सबको पता है कोई तो जानता नहीं है हमें, क्या ही ज्यादा से ज्यादा मैसेज ही कर लेगा। तो ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को, क्योंकि हेट स्पीच बहुत ज्यादा ये प्रमोट करता है। हेट स्पीच स्पेशली आप देखेंगे बच्चों के लिए काफी ज्यादा ये नेगेटिव हो सकता है। जैसे कि अभी हम बात करें यूपी की जो 10th की टॉपर है उनके लिए, तो ये सारी चीजें जो है ये इसको रेगुलेट करने के लिए अभी 2023 में अधिनियम लागू किया गया है। कहाँ पे? ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट। सेफ्टी एक्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। मतलब ये काफी अच्छी बात है जो बनाई गई है यूके में, कि आप ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को रेगुलेट करोगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपके यूके में। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले ही बनाया जा चुका था। अभी 2023 में एक्ट पास हुआ है कहाँ पे? यूके में, यूनाइटेड किंगडम आपका। ठीक है, याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अणु हाइड्रोजन साइनाइड की पहचान की है? Scientists identify hydrogen cyanide, a vital molecule for the formation of life on Enceladus, a moon of। ये किसका चंद्रमा है? आपका एनसेलेडस, जहां पे हमें मिला है हाइड्रोजन साइनाइड, जो कि लाइफ के लिए क्या है? बहुत ज्यादा वाइटल मॉलिक्यूल है। तो याद रखिएगा ये है आपके शनि का, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न का है, आपके शनि का है। शनि में कितने हैं? वैसे तो आपके 62 मून है, 62 है ना, उनमें से आपका एक है एनसेलेडस। याद रखिएगा ये एनसेलेडस जो है, एनसेलेडस यहाँ में मिला है हाइड्रोजन साइनाइड। अब आप सोचिए कि जैसे हमें भी पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें दिखते नहीं है, और इतने सारे हैं कि हमें पता भी नहीं है, शायद अभी इतने भी छोटे हो सकते हैं। बहुत सारे हमने खोजे भी, अभी हम खोज भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे ही, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन साइनाइड मिला है, तो ऐसे ही पॉसिबल है वहां पे लाइफ फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एलियन हमें अपने टाइप का ही कोई मिले, किसी भी फॉर्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में भी होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे जो नासा का एक कैसिनी है, कैसिनी, ये आपका क्या था? ये आपका सैटेलाइट जिसने बताया हमें, उसके बारे में जानकारी दी। ठीक है, शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में। तो याद रखिएगा शनि का एक मून है, चंद्रमा है एनसेलेडस, जहां पे हमें क्या मिला है? हाइड्रोजन साइनाइड, जिसके आपका क्या है? ये वाइटल मॉलिक्यूल है लाइफ फॉर्म का। ठीक है, मतलब हम मतलब आपके जो एलन मस्क हैं वो मार्स में कॉलोनी जरूर बसाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं आपके एनसेलेडस में, है ना, ज्यादा चांसेस हैं लाइफ फॉर्म होने के। भारत जीपीटी कार्यक्रम के लॉन्च के लिए कौन सा संस्थान रिलायंस जियो के साथ सहयोग कर रहा है? Which institute is collaborating with Reliance Jio for the launch of भारत जीपीटी प्रोग्राम? याद रखिएगा भारत जीपीटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भारत जीपीटी, जैसे हमारा चैट जीपीटी, वैसे हम भारत जीपीटी ला रहे हैं इंडिया के लिए। वैसे उसके अलावा आपने देखे हैं अलग अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या आ गए हैं? सॉफ्टवेयर आ गए हैं अलग अलग फील्ड में हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका रिलायंस जियो है वो किसके साथ सहयोग कर रहा है? याद रखिएगा ये है आपका आईआईटी मुंबई के साथ। ठीक है, तो हमारा जो आईआईटी मुंबई है वो हेल्प कर रहा है, आईआईटीएम मुंबई, ये रिलायंस जियो के साथ काम कर रहा है भारत जीपीटी में। इसके अलावा एक आपको कृत्रिम भी मिलेगा, ये
ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पे ही आधारित है और ये आपका यूनिकॉर्न भी बन चुका है भारत का, है ना। तो एक कृत्रिम भी याद रखिएगा। उसके अलावा भारत जीपीटी हम बना ही रहे हैं आईआईटी मुंबई और रिलायंस जियो के साथ में सहयोग से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने एक पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है 1 लाख लोगों को एआई टेक्नोलॉजी में क्या देगा, स्किल देगा, ठीक है। किसके अंतर्गत, आपका एआई ओडीसी पहल के अंतर्गत। फिर भारत का दूसरा राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई या की जा रही है, द सेकेंड स्टेट इन इंडिया वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है, तो आपको पता है पहला स्टेट जो था वो था आपका गोवा, दूसरा जो है वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड है जहां की कैबिनेट ने दे दी है मंजूरी कि हम क्या करेंगे, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और कैबिनेट में मंजूरी भी इसको मिल चुकी है। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44, है ना, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। और गोवा अगर ऐसे देखा जाए कि स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में लागू हो रहा है, तो आपका फिर उत्तराखंड पहले नंबर पे आएगा। क्यों, क्योंकि गोवा जब बना था उसमें सिविल कोड आपका लागू था पहले से ही, पुर्तगालियों ने अपने टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू कर रखा था वहां पे, ठीक है। तो जब गोवा बना था राज्य तो वहां ऑलरेडी लागू था, इसलिए अगर आए कि स्वतंत्रता के पश्चात या फिर ऐसे कि भारत में किसी कैबिनेट ने ये मतलब पास करवा के लागू किया है यूसीसी, तो कहाँ पे किया है, तो ये आपका आएगा उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट ने मंजूरी दी उत्तराखंड में, गोवा में पहले से लागू था। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो गोवा पहला राज्य हो गया, उत्तराखंड आपका दूसरा राज्य हो गया जहां पे समान नागरिक संहिता आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात आ चुकी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर मंगोलिया में जड आपातकाल किससे संबंधित है, ये आपका जो डी है ये आपका साइलेंट है, जड और कहीं कहीं पे ZUD भी लिखा रहता है। जड इमरजेंसी इन मंगोलिया इज रिलेटेड टू अत्यधिक ठंडा मौसम, अत्यधिक गर्म मौसम, जंगल की आग या भारी वर्षा, हैवी रेनफॉल, फॉरेस्ट फायर, एक्सट्रीम हॉट वेदर या एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। याद रखिएगा मंगोलिया वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, अत्यधिक ठंडा मौसम, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। यहाँ पे मतलब ये वर्ड जो है मंगोलियन शब्द है आपका, ये आपका जड, याद रखिएगा इसका क्या मतलब है, यहाँ पे -30 डिग्री से भी नीचे जो है वो टेम्परेचर चला जाता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या चलती हैं, कोल्ड विंड चलती हैं, कोल्ड विंड चलती है, बहुत ही ज्यादा खराब टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेशली वहाँ के जो रूरल एरिया है मंगोलिया के, वहाँ खाने की और बहुत सारी चीजों की क्या हो जाती है, कमी पड़ जाती है, स्पेशली बच्चों पे बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। WHO भी यहाँ पे क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है मंगोलिया की, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये सिचुएशन, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंडी, ये सिचुएशन धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्सट्रीम हो रही है। तो मंगोलिया में जो आपका जड वर्ड है, याद रखिएगा ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्या चलती है, हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, बर्फ जो है मतलब एक लेयर जो उसकी बर्फ की पहले होती थी उससे कहीं मोटी मोटी लेयर जमी होती है उस इलाके में, -30 डिग्री से भी ज्यादा नीचे टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपके एनवायरमेंट से और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई भी डाउट है तो आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।